तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा पोलन ग्रेन। आगे बढ़ते हैं इस चीज पे। अब तक मैंने आप लोगों को एक्साइन के बारे में काफी कुछ बता दिया है कि एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। यहाँ पे दोबारा भी लिख दिया है। ठीक है, अब आज थोड़ा सा ना पिछला रिवाइज भी हो जाएगा और आगे भी बता दूंगा। तो सबसे पहले तो पोलन ग्रेन की हम बात कर लेते हैं। तो हमारा जो पोलन ग्रेन होता है, जो बहुत छोटा सा दिखता है, उसका साइज जो होता है वो 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक की रेंज में मिलता है। फिर पोलन ग्रेन जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है? पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। और इसमें सबसे पहले बाहर की लेयर, दो लेयर होती है, एक आउटर एक इनर। आउटर लेयर एक्साइन होती है, इनर लेयर इंटाइन होती है। आउटर लेयर एक्साइन जो हमारी स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन हमारा एक ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत ही रेजिस्टेंट होता है। रेजिस्टेंट मतलब उसे फर्क नहीं पड़ता कि एसिड से उसका सामना हो जाए, बेस से उसका सामना हो जाए, अल्कोहल से हो जाए, या जैसे आयरन है जंग खा जाता है, वैसे ये इसमें कोई भी रस्टिंग बस्टिंग कुछ भी नहीं होता। तो रेजिस्टेंट मटेरियल है, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर चेंज हो, प्रेशर हो, कुछ भी हो, मॉइस्चर हो एनवायरमेंट में, या एसिडिटी एसिडिक एनवायरमेंट में आ जाए, कुछ भी। तो इसी की वजह से, क्योंकि ये हर एनवायरमेंट में सरवाइव कर सकता है इस एक्साइन लेयर की वजह से, जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, इसी की वजह से इसे एज अ फॉसिल भी हम स्टोर करके रखते हैं पोलन ग्रेन को। फॉसिल वो चीजें होती है जिनसे हम आगे जाके पता कर सकते हैं, डीएनए निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और फॉसिल्स का यूज करते हैं हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन में पास्ट की चीजों को स्टडी करने के लिए, एज अ प्री हिस्टोरिक मटीरियल यूज करते हैं उसे। ठीक है, फिर आउटर लेयर पे ही आपको पता है, एक चीज पता होनी चाहिए कि चाहे वो पोलन ग्रेन, ऑब्वियसली मटेरियल्स का एक्सचेंज तो वो भी करेगा, जिंदा रहने के लिए पानी उसे भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स उसे भी चाहिए। तो रूट्स जो न्यूट्रिएंट और वाटर एब्जॉर्ब करती है, वो पोलन ग्रेन के अंदर कैसे जाएगा? कोई ना कोई छेद प्रेजेंट होगा ना, तो जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये एक्साइन पे ही प्रेजेंट होते हैं, आउटर लेयर पे। फिर आते हैं इंटाइन पे। तो जो ये हमारी इंटाइन नाम की लेयर होती है, ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन की। एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। सेल्यूलोज तो आपको पता ही है, सेल वॉल में भी यूज होता है। पेक्टिन एक सेल्यूलोज टाइप मटेरियल होता है। ठीक है, ये समझ लो बस आप। लेकिन इन दोनों से मिलकर बनी हुई होती है, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ लेयर्स का नाम पता नहीं होना चाहिए, उसके बारे में भी जानना होता है। तो जो आपका एक्साइन है उसके ऊपर तो मैंने बता रखा है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, रेजिस्टेंट है, फॉसिल बनाया जा सकता है उसी की प्रेजेंस की वजह से। और भी काफी चीजें कि अलग अलग एक्साइन जो होती है वो अलग अलग पैटर्न्स में होती है। इसी वजह से हर पोलन ग्रेन का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो अलग अलग शेप, अलग अलग पैटर्न्स का बना होता है। किसी का पोलन ग्रेन अलग दिखता है, किसी का अलग दिखता है। देन नेक्स्ट आते हैं जर्म पोर के ऊपर, क्योंकि ये तीन टर्म है, एक्साइन, पोलन ग्रेन, एक्साइन, जर्म पोर और इंटाइन। ठीक है, तो एक्साइन हमने पिछली में भी पढ़ा था, उसको भी थोड़ी टाइम के लिए रखते हैं। हम बात करते हैं जर्म पोर की, जो कि ये ब्लू कलर के जो ये छेद है एक्साइन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, मैं दोबारा भी दिखा देता हूं। ये वाला, ये जो यहां मैंने आउटर लेयर एक्साइन के ऊपर बना रखे हैं, ठीक है, ये होते हैं हमारे जर्म पोर्स। और जितने भी हमारे ये जर्म पोर्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में ये रेड वाली लेयर एक्साइन है, जिसमें ब्लू ब्लू जर्म पोर्स है। तो जर्म पोर्स का काम होता है, क्योंकि एक पोर है, पोर किसी भी चीज के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फैसिलिटेशन में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर में, कि बाहर की चीज अंदर कैसे आएगी, पोर के थ्रू ही आएगी। तो सबसे पहला एग्जिट पॉइंट होता है, या एंट्री पॉइंट भी बोल सकते हैं इसे। एग्जिट एग्जिट नहीं, एंट्री पॉइंट किसके लिए? वाटर और मिनरल्स के लिए। ठीक है, लेकिन एग्जिट पॉइंट किसके लिए? अब ये पोलन है, ठीक है, एक स्टिग्मा ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक ये स्टिग्मा है जहां पे आके पोलन ग्रेन रेस्ट किया, तो यहाँ पे इसमें कहीं ना कहीं यहाँ जर्म पोर होगा, जिससे एग्जिट करके पोलन ट्यूब बन के कहां तक पहुंचेगी? ये मान लो ओव्यूल था, इस ओव्यूल तक पोलन ट्यूब कहां से जर्मिनेट करके पहुंचेगी? इसी जर्म पोर के एग्जिट पॉइंट से। तो जर्म पोर एक एग्जिट पॉइंट का भी काम करता है, ताकि पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो सके। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो जर्म पोर है, ये एसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन में, और फर्टिलाइजेशन के भी किस पार्ट में? जर्मिनेशन में।
समझ में आप लोगों को आई होप आ गया होगा। जर्मिनेशन का डायरेक्ट मतलब है पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होना। ये सारे प्रोसेसेस मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बता रहा हूँ। आप ये टेंशन मत लेना कि ये क्या बता दिया भैया ने, मैं दोबारा भी बताऊंगा इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब इसका टॉपिक आएगा। लेकिन ये फीमेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है, इन दोनों को कनेक्ट कराने के लिए ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पोलन ट्यूब अगर नहीं बनेगी तो पोलन ग्रेन के अंदर का जो मेल गैमेटोफाइट कंटेंट है वो यहां तक आके इससे वो जो न्यूक्लियस है इसके अंदर, वो एग सेल से या एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन जो होता है हमारा, मेल और फीमेल गैमेट मिलकर जो जाइगोट बनाता है वो नहीं बनेगा इसमें। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। वाटर और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन जिस जर्म पोर के थ्रू होता है वो मैंने बता भी दिया आप लोगों को। अब बात करते हैं इंटरनल लेयर, जो इनर लेयर ये ग्रीन वाली दिखा रखी है मैंने, जिसका नाम है हमारा इंटाइन। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ इंटाइन की बात करते हैं। हेल्प्स ग्रेन टू जर्मिनेट, या ग्रेन का मतलब है पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन में जर्मिनेशन में हेल्प कराता है। ठीक है, पोलन ट्यूब का एग्जिट पॉइंट एक्साइन पे होता है, लेकिन पोलन ट्यूब को जर्मिनेट कराने में हेल्प कौन करता है, वो होती है हमारी इंटाइन लेयर। फिर पूरे के पूरे पोलन ग्रेन को स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है कि पोलन एकदम से टूट के बिखर ना जाए, कहीं रिजिड एक चीज ना होके थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे देती है टूटने से बचाने के लिए, क्योंकि कोई भी फ्लेक्सिबल चीज मोड़ने तोड़ने पे एकदम से नहीं टूटती। फिर आता है प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग पोलन मैचुरेशन। अब जैसे जैसे पोलन ग्रेन मैच्योर होगा, अगर उसे कोई ना कोई लेयर सराउंड नहीं करेगी, क्योंकि एक्साइन पे तो जर्म पोर है, इससे तो बाहर निकल जाएगा इजीली कोई भी न्यूट्रिएंट होगा, तो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर है, इसी का काम करती है ये इंटाइन लेयर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अब जरा इस पे आते हैं, तो ये एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। इसमें एक जनरेटिव सेल होता है, ठीक है, जिसके पास अंदर जनरेटिव सेल के जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। ये जो डॉटेड है ये वैक्यूल के अंदर है जनरेटिव सेल, ठीक है, और जनरेटिव सेल के अंदर है उसका जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप आप लोगों को। फिर जर्म पोर्स, अच्छा ये बीच में एक ट्यूब न्यूक्लियस भी है, कुछ होता है स्ट्रक्चर, इसके बारे में आगे और बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए फिलहाल मैं पोलन ग्रेन की लेयर्स के बारे में आप लोगों को बताने आया था, क्योंकि नाम नहीं, आपको पता होना चाहिए किसका क्या काम है। देन इंटाइन, देन एक्साइन, और ये जो मैंने स्पाइक्स बनाए ना, ये समझ लो कि पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर एक रफ एज होती है, स्मूथ नहीं होता वो, ठीक है, कुछ ना कुछ रफनेस उसमें होगी ताकि वो होल्ड कर पाए, इस स्टिग्मा पे अगर आ जाए तो होल्ड कर पाए। क्योंकि जो इनका जोड़ है वो एकदम से तो नहीं बनेगा कि आते ही ये जुड़ जाएंगे, तो इतने जुड़ता नहीं है, इतने स्पाइक्स इसमें अटैचमेंट में हेल्प कराते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू कराता हूं।